Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. PTV Sports के flagship football show kick off में खुश आमदीद. Thank you very much for being with us this evening. It's a pleasure being in front of you and discussing football as always. इस show में हम look forward करेंगे to Pakistan men's team's international match versus Syria. This is part of the AFC qualifying campaign for the AFC Championship. And बहुत time बाद पाकिस्तान की men's team फिर से action में दिखाई देगी. And it's very nice that जितने भी PFF के मसले मसाइल थे वो साइड पे हुए, हम अनबैन हुए और अब पाकिस्तान की मेंस टीम जो है इस कंपटीशन में जो है वो पार्टिसिपेट कर पाएगी, तो उसको हम प्रीव्यू करेंगे. उसके साथ साथ ऑफ कोर्स इस वक्त ओवरऑल लीग्स में जो है वो ब्रेक चल रही है क्योंकि इंटरनेशनल विंडो खुला हुआ है. काफ़ी जगह पर जो है काफ़ी कॉन्फेडरेशंस के अंदर जो है इस वक्त क्वालिफाइंग कैंपेन चल रही है फॉर द 2026 वर्ल्ड कप. और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं यूरोप के अंदर यूएफए नेशंस लीग चल रही है. और एक दफ़ा फिर हम रिकैप करेंगे कि ये यूएफए नेशंस लीग एक्चुअली होती क्यों है, इसका पर्पस क्या है, क्योंकि बस हो रही है. एंड हर 2 साल इसका फाइनल भी होता है. काफ़ी अच्छे हमें मुकाबले देखने को मिले इसके अंदर क्वार्टर फाइनल स्टेज के अंदर. एंड उसके साथ नाउ वी हैव 4 सेमीफाइनलिस्ट अप एंड दैट शुड बी गुड. इट्स गोना बी स्पेन, इट्स गोना बी जर्मनी. उसके साथ साथ वी गोइंग टू सी अदर टीम्स इन एक्शन एज वेल. फ्रांस ने बड़ा ज़बरदस्त मैच खेला क्रोएशिया के साथ. एंड एक और टॉकिंग पॉइंट जो इस वीकेंड का था, वी सॉ इंग्लैंड इन एक्शन विद द न्यू कोच थॉमस टुचेल. तो उनका एरा किस तरह से स्टार्ट हुआ, हाउ इज ही गोना बी डिफरेंट फ्रॉम हिज प्रीडिसेसर, ये सब हम बात करेंगे आज के शो में. लेट्स गेट द शो ऑन द रोड. वी हैव आवर यूजुअल सस्पेक्ट विद अस ऑन माय राइट, वेरी हैप्पी एंड ऑलवेज स्माइलिंग उस्मान मलिक. गुड टू हैव यू बैक. हाउ आर यू सर? ऑल वेल? ऑल गुड अल्तमश. बिल्कुल जो है वो फुटबॉल रुकनी नहीं चाहिए. आई सपोज चाहे वो क्लब फुटबॉल हो, इंटरनेशनल फुटबॉल हो. सो आपने ये कहा कि यूएफए नेशंस लीग बेसिकली तो वही मॉडल है जिसकी हम बात करते हैं कि ये जो फ्रेंडली मैचेस थे उसको एक टूर्नामेंट की शक्ल दे दी जिसमें रेलीगेशन भी है, जिसमें जो है. और अगर मैचेस की बात करें तो बॉक्स ऑफिस मैचेस थे सारे के सारे. इवन पोर्चुगल डेनमार्क वाला एक्स्ट्रा टाइम पे गया, वहाँ पे हमने देखा और क्या बेहतरीन गोल देखने को मिले. रोनाल्डो जो है वो अभी भी टीम का हिस्सा है और आई थिंक वो हैट्रिक स्कोर कर सकते थे अगर वो पेनल्टी पे कन्वर्ट कर देते. और बाकी जो है एक ऑफसाइड रूल आउट हो गया और एक उन्होंने गोल स्कोर किया. तो इसके अलावा जो है वो अगर हम जर्मनी और इटली की बात करें, वो भी बेहतरीन मैच था. हाफ टाइम पे जर्मनी लीड कर रहा था और फिर उसके बाद मोइस कीन के बेहतरीन 2 गोल आते हैं और फिर एक डिबेटेबल पेनल्टी थी जो कि अवॉर्ड होनी चाहिए थी, 100% होनी चाहिए थी, वो नहीं मिली. और जिसकी वजह से इटली जो है वो बिल्कुल 1 गोल के डेफिसिट से जो है वो बाहर हो गया. तो बेहतरीन मैचेस थे, नो डाउट अबाउट इट. बाकी ये है कि जो साउथ अमेरिकन फुटबॉल की अगर हम बात करें तो ब्राज़ील इवेंचुअली जो है 2-1 की अपनी विक्ट्री से कोलंबिया को उन्होंने हरा दिया. बड़ी मजबूत टीम है कोलंबिया इन टर्म्स ऑफ जो वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए. दूसरी तरफ यूरुग्वे को सेटबैक हुआ. वो फिर भी चौथी पोजीशन पे अभी भी फॉल कर रहे हैं, 1-0 से अर्जेंटीना से हारे. अमेरिकन टीम जो है वो बड़ी इस वक्त 2 मैचेस जो गोल्ड कप हो रहा है उसके अंदर पोचेटिनो बैक टू बैक मैचेस हारे हैं. पैनामा से हारे हैं 1-0. फिर जो है दूसरा जो इस वक्त ब्रॉन्ज 3rd पोजीशन का मैच था, कनाडा से 2-1 हारे हैं. तो अब ये भी बातें हो रही हैं कि जो पोचेटिनो भी जो है थोड़ा सा उसमें आ रहे हैं स्क्रूटनी के अंदर. तो बज़ाहिर कुछ अच्छी खबरें भी हैं, लेकिन अब जो है इंग्लैंड का आगाज़ हुआ डेफिनेटली 100% रिकॉर्ड थॉमस टुचेल को था. कुछ चीज़ें थीं लेकिन ओवरऑल काफ़ी ऑर्गेनाइज वे में वो खेले. तो लेट्स सी आगे अब जो है अभी कुछ मैचेस और हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं होता है क्या. इंग्लैंड का अगला मैच है वर्सेस लाटविया. लेट्स सी हाउ इट गोस. हमारे दूसरे शो के मेहमान अब्दुल लतीफ दादा भाई सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जिस साहब मुस्कुरा रहे थे मेरे पे, मैं कंफ्यूज हो गया, कोई और तो नहीं बैठे हुए यहाँ पे. जी जी. ऑल वेल, थैंक यू फॉर हैविंग मी. अल्टीमेटली इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर. सबसे बड़ा जो मेरे ख्याल से इस वीकेंड का जो टॉकिंग पॉइंट बन के सामने आया वो रास्मस हॉयलैंड की जो सुई वाली जो सेलिब्रेशन थी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जो इमिटेट कर रहे थे पहले मैच के अंदर. यस, और वो रोनाल्डो के सामने ही रोनाल्डो को इमिटेट कर रहे थे, विच इन अ वे वाज आई थिंक मतलब सारे बंदे को गुस्सा आएगा कि आप उसकी टीम को हरा रहे हो, उसके खिलाफ स्कोर कर रहे हो, उसी की सेलिब्रेशन करो, वो भी रोनाल्डो जैसा बंदा जो गेम का इतना बड़ा लेजेंड हो. लेकिन बहरहाल फिर उसने बाद में कवर करने की कोशिश की हॉयलैंड ने कि भाई मेरे वो आइडल थे बचपन के और वो सारी उन्होंने बातें की. बट लेकिन ऑन द स्पॉट मतलब नोइंग रोनाल्डो आई एम श्योर ही वुड नॉट हैव लाइक्ड इट. लेकिन प्रेस के सामने बड़ा डिग्निफाइड स्टांस रखा उन्होंने
कि उन्होंने कहा कि मतलब आई एम फ्लैटर्ड बाय हिज सेलिब्रेशन और इट वाजंट मेंट एज डिसरिस्पेक्ट, लेकिन जब मुझे देखते हुए तो मुझे फील हुआ कि ये कोई फ्लैटरी और नहीं थी। रिटर्न फिक्सचर में उन्होंने पूरा बराबर कर दिया। उन्होंने पूरा बदला निकाला और जैसे उस्मान ने बताया वो पेनल्टी मिस की विच इज वेरी रेयर फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लेकिन Poor penalty, I would say, पेनल्टी या बिल्कुल। बट जाहिर है एक और गोल मतलब ही इज एजिंग क्लोजर टू 1000 गोल्स जो उनका ऑब्वियसली एक करियर गोल है, तो अब लेट्स सी हाउ दैट गोज। बट आज तो ज़्यादा अफसरदा होंगे कि थियागो मोटा को जो है यूवेंटस ने खैराबाद कह दिया। इट्स एब्सोल्युटली ब्रेनलेस स्टफ यार। देखें एक सिंपल सी बात है, एक आप एक फिलॉसफी मैनेजर को जब आप लेकर आते हैं ना और आप समझते हैं कि भाई 6 महीने के अंदर रिजल्ट्स भी आ जाएंगे, स्टाइल ऑफ प्ले भी इंप्रूव हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, किसी के पास मैजिक वॉन्ड नहीं होती, ठीक है। आप एक इतना बड़ा एक शिफ्ट कर रहे हैं अपने प्लेइंग स्टाइल से, अपने हर पूरे डीएनए से। यूवेंटस वो टिपिकल कार्टनाचो टीम होती है जिसको who are ugly on the eye but they get the results done। यहां पे आप जब एक सेक्सी फुटबॉल खेलने की बातें करते हो तो भाई उसमें टाइम लगता है, आपको एक क्लीन स्लेट क्लीन रन देना है मैनेजर को। अभी हम नया मैनेजर लेकर आएंगे, फिर अभी आप दोबारा उसी कार्टनाचो स्टाइल में जा रहे हैं, ईगो टूडर को लाने की बातें हो रही है। इनफैक्ट हियर वी गो आ चुके हैं, वो तो उनको अनाउंस कर दिया है सीजन के कुछ मैचेस अब जो बच गए हैं, तो वो इट्स अगेन यू नो टू एंड फ्रो यू हैव टू स्टिक टू अ मॉडल और फिर आप उसको टाइम दें, उसको डेवलप करें। इस तरीके से मैनेजरियल चेंजेस करते करते आई डोंट थिंक यूवेंटस किसी एक डायरेक्शन में कामयाब हो पाएगा। आंड्रे पिर्लो को देखें, उनको भी जब लाया गया था तो भाई वो भी एक मतलब यू नो अटैकिंग फुटबॉल जब खिला रहे थे तो इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं आने थे। वो सेम ट्रेजेक्टरी जो है ना थियागो मोटा और आंड्रे पिर्लो की मुझे एग्जैक्टली सेम नजर आती है और दोनों को एक सीजन के बाद ही खैर बात कर दी है, विच इज नॉट अ गुड साइन आई वुड से। बिल्कुल सही बात है। चलें जी, ये सब पे तो बात होती रहेगी, लेकिन फिलहाल हम प्रीव्यू कर लेते हैं पाकिस्तान वर्सेस सीरिया। पाकिस्तान की जो मेंस सीनियर टीम है उनका मैच कल होने वाला है इन सऊदी अरेबिया वर्सेस द सीरियन मेंस टीम। पाकिस्तान ग्रुप ई का हिस्सा है। पाकिस्तान की टीम इस वक्त वहाँ सऊदी में काफ़ी ट्रेनिंग भी कर चुकी है एंड जो कोच हैं स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन उन्होंने फिर से पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर लिया है। कुछ विजुअल्स देखते हैं ट्रेनिंग के पाकिस्तान के, फिर जो पाकिस्तान का पूरा प्रिलिमिनरी स्क्वाड गया है सऊदी अरेबिया में उसके हम नामों को डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हमारे अब से कुछ देर पहले वी हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ टॉकिंग टू स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन द मैनेजर द कोच ऑफ द पाकिस्तान टीम। वो इंटरव्यू भी आपके साथ आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले कुछ झलकियाँ देखते हैं द वे पाकिस्तान टीम हैज़ बिन ट्रेनिंग फॉर दिस अपकमिंग मैच। पहले पाकिस्तान का ट्रेनिंग कैंप लगा लाहौर के अंदर और उसके बाद यही तमाम के तमाम प्लेयर्स गए सऊदी अरेबिया एंड वहाँ पे उन्होंने कुछ ट्रेनिंग की है, लेकिन रियलिटी हमें फेस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत कम टर्न अराउंड टाइम था। इनफैक्ट इतने टाइम से मेंस की टीम को कोई एक्शन मिला ही नहीं है, ना उनको मैचेस मिले, ना पाकिस्तान में कोई लीग होती है, तो इट्स गोइंग बी डिफिकल्ट बट लेट्स सी। अगर हम नज़र डाल सकें जो प्लेयर्स इस मैच के लिए सिलेक्ट हुए हैं, अभी तक जो प्रिलिमिनरी स्क्वाड ही हमारे सामने है 26 लड़कों का, जिस तमाम प्लेयर्स गए हैं सऊदी अरेबिया उसमें से 3 नाम जो होंगे वो एक्सक्लूड होंगे। स्टीफन इज़ गोइंग टू पिक द टीम और उसके बाद हमारे इंटरव्यू में उन्होंने हमें बताया है कि 16 प्लेयर्स की एक स्क्वाड होगा। अगर हम नज़र हमारे स्क्रीन पे जो है दैट्स द स्क्वाड एंड गोल कीपर्स में हमारे पास मौजूद हैं अब्दुल बासित, आदम नजीब, यूसुफ एजाज भट्ट एंड साकिब हनीफ। एंड देखना यही है कि साकिब और यूसुफ में किसको नॉट मिलता है इन द फाइनल मैच। एंड डिफेंडर्स में अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला इकबाल, ईसा सलेमान। ईसा ट्रैवल नहीं कर सके हैं टीम के साथ। हसीब अहमद खान, जुनैद अहमद खान, मामून मूसा खान, मोहम्मद फजल, वकार एहतशाम। एंड मिडफील्डर्स में आलमगीर जो हैं डेफिनेटली शुड बी पार्ट ऑफ द मिडफील्ड, साथ साथ अली उज़ैर महमूद, अली जफ़र, उमर हयात डेफिनेटली होंगे, राइस नबी, तौकीर उल हसन, उमैर अली एंड मोइन अहमद। अटैकर्स में फरीदुल्लाह, ही शुड बी डेफिनेटली बी इन द प्लेइंग 11 अलॉन्ग विद हारून हमीद, इमरान शाहिद एंड
Mikael Arun Abdullah, ये भी होंगे definitely. Shaikh Dost, Abdul Samad Shahzad and Adil Yunus. So all in all, these are the players who have travelled to Saudi Arabia to face Syria. इसमें से 3 players जो हैं वो final 23 का हिस्सा नहीं होंगे, and then of course it's going to be chopped down to 16 on that day. And let's see कि playing 11 में क्या होता है. हमें आज काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन के साथ, जिन्होंने हमें बताया कि अब 16 players होंगे इसके अंदर, and he saw the fitness levels of the team, and उसके बारे में भी काफ़ी उनका कहना था कि we will have to use all 5 substitutes in this match to get over just the 90 minutes. So नज़र डालते हैं, and let's have a listen to what Stephen Constantine had to say regarding joining the Pakistan team once again and the upcoming match versus Syria. Good afternoon, Stephen. First of all, thank you so much for making time for us. It's so good to see you back in the Pakistani setup. How are you? Welcome back. Thank you very much. I appreciate the invite, and obviously it's good to be back with the players and the team. I don't think there should have been a break, but there you go. It's something not in my control. Absolutely. So, keeping in line with that, my first question will be, Stephen, what brings you back to Pakistan? What convinced you to take the decision to join the Pakistani team once again? Look, I didn't take any convincing. When I signed to be the coach of Pakistan, I signed and committed, and it wasn't necessarily anything that I could control with regarding to the suspension, and I would say fortunately I was available in the time when the normalization committee called me again and said, would you be available? You know the players, you know the team. I was available, and no hesitation after that. And it's good to be back, and let's see what happens. At least by playing this game, we avoid not having games for the next 18 months, which would be an absolute disaster, and undo all the work that we've done in the previous year and a half. Absolutely. So it's good to have you back, and it's good to know that we have some games up ahead, like you mentioned, the 18 months ahead. You mentioned the work you've done. So since leaving, now joining back, and the work you had done, where do you see that stands at the moment? And of course, it's going to be quite challenging for you to pick up from where you left off. How do you make a squad for this upcoming team at this level of competition? Look, I think obviously we have one, if not both hands tied behind our backs. I had accepted this on the understanding that we would be able to have a good 2-3 weeks preparation beforehand. Unfortunately, it's now 4 days. We have 4 days to work with the players, to get them into some sort of physical condition, some sort of mental condition. Never mind the pressures that you have with playing for the national team. Obviously, it's very, very difficult. They have worked hard. They always work hard when they're with me. But you're dealing with a team who have 4 or 5 players playing in the top league in Argentina. There's one playing in Belgium. There's another 2 or 3 playing in Denmark. So they are a very experienced squad, and despite their problems within their own country, they are one of the top 10, 15 countries, I would say, in Asia. So it will be a difficult game. And as I said before, we are coming from 9 months of no competition, no national team competition. So we had opportunities September, October, November to play games, but due to the problems that we're facing, we didn't have any games. And then we are now expecting these boys to perform on 4 days of training. Will be difficult. Absolutely, it will be very difficult. So, Stephen, from your own experience, vast experience of so many years of coaching, what are your realistic expectations from the match ahead and this Group E in this competition for Pakistan? Look, I think we're going to have to be very economical in how we do things, because we don't have the energy to sustain the type of game that we want to play for 90 minutes. I don't know
how long some of the players will last, to be honest. This is my concern. Thankfully, we have 5 substitutions, and I'm pretty sure we'll be using all 5 of those. Like I said, Syria are a very strong team. They're very physical, big side, and it will be very difficult from the beginning to the end. But we have shown in games against Saudi, against Tajikistan, and against Jordan, in parts where we can fight, and we will fight. That's for sure. We are wearing the national flag of Pakistan. We will fight. How long will we last? This is the major question. For sure. And you mentioned the fitness levels as well. So how difficult does that make for you in selecting the squad for the upcoming match? It does, because you have 1 or 2 players that you say, okay, he's really good, but he doesn't have legs, or he's not going to last 90 minutes, or in one case you got a player who is really fit, but not good enough, or not ready, or doesn't understand. So can you put him in because he can run around the pitch? It's difficult, but I think we will be playing with 16 players. That's for sure. Okay, so playing a 16 players. And Stephen, finally, if you could please tell us, are you here for this tournament? Are you playing with the Pakistan team? Or given how the nature of Pakistan football works, Look, I would love to be there for the tournament, but unfortunately, again, that is not something that I can control, because once the elections take place and the new president is in place, they then have to decide on who they want to be the coach. There are a lot of things that come with that. So at the moment, I am here. I will do my best for Pakistan. I've been in touch with the players throughout the 9 months, even though there was no indication that I would be called back or not. I will be in touch with the players, and of course I'm in touch with the staff and the normalization committee. I can't say any more than that, because I don't know any more than that. That's the honest truth. Just like you, no one knows exactly what's happening in Pakistan football, but yet the fans show up, the media, then we all want the very best. And I know I said Yes. the last question will be the last one, but this will be the last question, Stephen. All the time you spent with the Pakistan team so far, and now that you're back, how would you sum up Pakistan football and the players? I would say that we are on the edge. Okay, and on the edge for me is, we could go one way and it's all over, or we could go the other way and we could go to the Asian Cup. Wow. And I think I would like to think that the powers that be in Pakistan, and I'm talking everybody, they make the football decision, because what football can bring to Pakistan, there is nothing in that country, including your cricket, that can bring you what football can bring to Pakistan. And once we understand how much benefit there is for us, our people, our children, and the game in Pakistan, we will be so much better off. I don't know if people quite understand the impact that football has around the world. I mean, and I want us to go over the edge on that side, not on the other side, which would be the end of Pakistan football, I think, as we know it. We wish you the very best in your endeavors and your journey, and we all hope that it's the good edge, not the bad edge, and Pakistan football only takes off from there. Hopefully you can. Me too. Inshallah. It's always a Thank pleasure. you so much. Thank you once again. Thank you. All the Take best. care. ये थे पाकिस्तान के कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन। बहुत ही कैंडिड उन्होंने हमसे गुफ्तगू की, सब कुछ जो है टेबल पे उन्होंने रख दिया, तमाम बातें खुल के बता दी कि इसका क्या सूरत हाल है पाकिस्तान की फ़ुटबॉल की। हम जैसे उनके खुद के अल्फाज अगर मैं रिपीट करूं कि हम बिल्कुल एज पर हैं, इस तरफ या उस तरफ। उन्होंने कहा जो लोग पाकिस्तान फ़ुटबॉल के अंदर जो डिसीजन मेकर्स हैं, ओवरऑल जो डिसीजन मेकर्स हैं, प्लीज़
ज़रा होश के नाखून लें और देख लें कि एक फुटबॉल कितना बड़ा इम्पैक्ट एक कंट्री के लिए कर सकती है हर लिहाज से, नॉट जस्ट स्पोर्ट, फॉर द इंटायर इकॉनमी, फिलोसफी, पॉलिटिकल इकॉनमी ऑफ द कंट्री। कतर ने हर चीज़ दाव पे लगा दी टू हैव दैट वर्ल्ड कप। सऊदी अरेबिया पुट एवरीथिंग ऑन द लाइन नोइंग कितना बड़ा इम्पैक्ट फुटबॉल कर सकता है। हम एक दफ़ा फिर एज पे खड़े हैं, प्लीज़ संभाल लें। On that note, we'll go for a short break. ब्रेक से आके वापस हम डिस्कस करते हैं exactly इनका इंटरव्यू, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस क्वालिफाइंग राउंड में। वी आर इन ग्रुप ई, सीरिया के साथ साथ बाकी हमारे जो अपोनेंट्स होंगे वो होंगे अफगानिस्तान। सीरिया, सबको पता है सीरिया की क्या सूरत हाल है इस वक्त, उसके बावजूद ईयर राउंड दे हैव अ लीग। अफगानिस्तान एग्जैक्टली वी नो वहाँ पे क्या हो रहा है, उनकी भी लीग है, और साथ में म्यांमार हु आर एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग टीम स्पेशली व्हेन दे प्ले एट होम। व्हाई डू वी नॉट हैव अ लीग, अ स्ट्रक्चर ऑफ फुटबॉल दैट्स बियॉन्ड एनीवन्स कॉम्प्रिहेंशन? प्लीज़ लेट्स मेक थिंग्स बेटर। गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, हम वापस आते हैं ज़रा और इसको डिस्कस करते हैं, एंड बाकी जो इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं इस वक्त वो डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस राइट हियर ऑन किक ऑफ। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस राइट हियर ऑन किक ऑफ। हम डिस्कस करें पाकिस्तान अपकमिंग मैच वर्सेस सीरिया, उसके बाद विल डिस्कस द इंटरनेशनल मैचेस जो इस वक्त हो रहे हैं यूएफए नेशंस लीग में, एंड बाकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स फॉर द 2026 वर्ल्ड कप व्हिच विल बी हेल्ड इन नॉर्थ अमेरिका, अक्रॉस कनाडा, द यूएसए एंड Mexico. So before we go to the international matches, quickly wrap कर लेते हैं पाकिस्तान वर्सेस सीरिया से। कुछ देर पहले आपने हमारा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखा विद स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन, द कोच ऑफ द पाकिस्तान टीम। चलते हैं हमारे एनालिस्ट की जानिब एंड पूछते हैं उनसे कि व्हाट डिड यू मेक ऑफ दैट इंटरव्यू। बहुत ही कैंडिड इंटरव्यू था, हर चीज़ खोल के ऑनेस्टली उन्होंने बता दी कि क्या इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान की मेंस टीम की एंड पाकिस्तान फुटबॉल की, एंड ओवरऑल अब कल जो मैच होने वाला है सऊदी अरेबिया में वर्सेस सीरिया, आप इसे कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, बड़ा बेहतरीन इंटरव्यू था, और आप भी अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सके, बिकॉज ऑफ कोर्स सबको तकलीफ़ है जो भी अनसर्टिनिटी चल रही है फुटबॉल के हवाले से। और बिल्कुल जो है ये बात सही है कि फुटबॉल कैन ब्रिंग सो मच प्रॉस्पेरिटी टू एनी नेशन, एनी कंट्री। एक तो इतना मैसिव स्पोर्ट है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे सियासत की नज़र ऐसा बेहतरीन स्पोर्ट हो चुका है। बिल्कुल उनकी बात बिल्कुल जस्टिफाइड है। 4 दिन की ट्रेनिंग पे आपको ये भी नहीं पता कि क्या फिटनेस लेवल्स हैं, और क्या जो है वो 90 मिनट्स भी प्रॉपरली पूरा जो है वो खेल सकती है, मतलब प्लेयर्स इतने क्या फिट हैं। 4 दिन पहले ये सारी चीज़ें हो रही हैं, एंड यू आर प्लेइंग अगेंस्ट अ वेरी गुड साइड, इवन द वॉर टोन कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें इंडिया को 3 गोल से अभी लेटली हराया है सीरिया ने, और बड़ा बेहतरीन। और हमने देखा है जितनी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, चाहे वो इजिप्ट हो, सीरिया हो, या जो है जॉर्डन है, लेबनान, हमने देखा लेबनान की क्या परफॉर्मेंस थी जो लास्ट जो एशिया कप था। तो आई थिंक राइटली सो ये जो ऑफ द फील्ड एंटिक्स हैं, या जो भी पॉलिटिक्स, जो भी मामलात हैं, ये जो बैन होने वाली सिचुएशन है, इसका बहुत बुरा असर पड़ता है एज ए टीम के लिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके क्या स्केड्यूल्स हैं, क्या आपके प्लान्स हैं, आपने कैसे एग्जीक्यूट करना, आपको पता ही नहीं मैच होना भी है नहीं होना। कोच को बिल्कुल एंड टाइम पे जो है वो बुलाया गया वापस आके, उनका भी एक जो है वो कोच को भी नहीं पता कि सारा मोमेंटम टूट जाता है, इवन दो उन्होंने बताया कि मैं प्लेयर्स के साथ इन टच रहा हूँ, बट आई थिंक टेस्टिंग टाइम, और यही कह सकते हैं कि कोई एक बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद ज़रूर लगाई जा सकती है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन नज़र ये आ रहा है बज़ाहिर, और आपने बिल्कुल सही कहा, इवन अफगानिस्तान जैसी टीम हमसे ज़्यादा डेवलप है इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल के, तो वो बहुत बड़ा एक मुआवजा होगा कि आई होप के नहीं कोई मुआवजा उन लोगों के साथ होता है जो कुछ अपने खुद के लिए अच्छा करना चाहते होते हैं, या तो उनकी लतीफ़
कोच खुद कह रहे हैं कि हमारे पास जो स्क्वाड है हमें ये भी नहीं पता कि 90 मिनट्स वो लास्ट करेगा भी या नहीं करेगा। सही बात है अल्तमश। और एक जो उनकी जो कोच ज़बरदस्त था कि उन्होंने जो उस्मान ने भी वही बात पे टच डाउन किया कि आपका क्रिकेट भी वो आपको ग्लोबल इज्जत नहीं दिला सकता जो फुटबॉल जैसा स्पोर्ट आपको दिला सकता है ऑन अ ग्लोबल लेवल, जिसे हम सॉफ्ट पावर ऑफ अ कंट्री कहते हैं, तो वो एक फुटबॉल इज डेफिनेटली अ मींस। उसके अलावा अल्तमश मैं जानना चाह रहा था इनसे कॉन्स्टेंटीन से कि इन्होंने ओटिस खान को किन डिसिप्लिनरी बेसिस पे ड्रॉप किया, बिकॉज मीडिया रिपोर्ट्स यही कह रही हैं डिसिप्लिनरी बेसिस पे। ईसा सुलेमान ऑब्वियसली रिकवर नहीं कर पाए अपनी ACL इंजरी से, लेकिन जो मैं रियली एक्साइटेड हूँ फरीदुल्लाह को देखने के लिए, बिकॉज वो लोकल बलूचिस्तान के किसी क्लब के लिए खेलते हैं, एंड प्लस शेख दोस्त जो हैं, शाइक दोस्त ऑब्वियसली अफगानिस्तान में खेलते हैं। अफगानिस्तान, तो वो मतलब इनको मैं बड़े एक्साइटिंग लेफ्ट हैंडेड विंगर हैं वो, तो इनको देखने में मजा आएगा। बट ऑब्वियसली 4 ट्रेनिंग सेशंस हुए हैं, कुछ कह नहीं सकते फिटनेस लेवल्स क्या होंगे। ऑब्वियसली सीरिया का अगर हम फॉर्म देखें तो पिछले 5 मैचेस में से 3 जीतते हुए हैं। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड ऑब्वियसली पिछले 5 मैचेस से कुछ भी नहीं जीत पाए हैं, 5 डिफीट्स हैं। और अच्छा, और सीरिया के भी उमर अल-सोमा करके जो स्ट्राइकर हैं, ही इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द स्क्वाड बिकॉज ही इज इंजर्ड। वो सऊदी लीग के अंदर खेलते हैं, प्लस उनके जो कुछ साउथ अमेरिका के कुछ डायस्पोरा प्लेयर्स हैं, शायद वो इस का हिस्सा नहीं होंगे इस वाले मैच का। तो बट लेकिन स्टिल आई थिंक सीरिया हैज गॉट इनफ फायर पावर, और जो पाकिस्तान जो फॉर्मेशन खिलाएगा वो 5-3-2 होगी, सीरिया खिलाता है 4-2-3-1। सो ऑब्वियसली रूट 1 फुटबॉल होगा, डिफेंसिव फुटबॉल होगा, मतलब वो कोशिश करेगी पाकिस्तान की टीम के कंसीड ना करे अर्ली गोल स्पेशली, और जितना हो सके गेम के अंदर मौजूद रहें। इसका मतलब ये है कि 0-0 की स्कोर लाइन रखें और मे भी कोशिश करें काउंटर पे एक गोल निक करने की, बस यही एक स्ट्रेटजी होगी। एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट की तरह। हाँ एग्जैक्टली, एंड वी विश ऑब्वियसली ऑल द बेस्ट टू द पाकिस्तान टीम, और कल देखते हैं फिर क्या बनता है मैच का। बिल्कुल सही बात है। चलें जी, विशिंग द पाकिस्तान टीम द वेरी बेस्ट ऑफ लक, और हमारे अगले शो में हम पूरा इसका रिव्यू करेंगे जो पाकिस्तान का मैच होगा वर्सेस सीरिया। आगे बढ़ते हैं जी, अब कुछ बात हो जाए इंटरनेशनल मैचेस की, एंड काफ़ी हमें अच्छे मैचेस देखने को मिले सरप्राइजिंगली इन द UEFA नेशंस लीग। मैं खुद हैरान हूँ कि ये लीग ये कब कॉम्पिटिशन क्यों कराया जाता है, प्लेयर्स को रेस्ट क्यों नहीं दे दिया जाता। बट एनी हाउ वी सॉ सम गुड मैचेस, एंड द फर्स्ट मैच वी विल डिस्कस इज फ्रांस वर्सेस क्रोएशिया। फ्रांस का बेहतरीन कमबैक होता है, पहला लेग वो हारते हैं, इसमें आके वो कमबैक करते हैं और फिर ऑन पेनल्टीज ये जीतते हैं और अपनी जगह बनाते हैं इन द सेमीफाइनल्स ऑफ दिस कॉम्पिटिशन। सो लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स ऑफ फ्रांस वर्सेस क्रोएशिया। और इसके बाद था पेनल्टी शूट आउट जो फ्रांस ने जीता 5-4 के स्कोर लाइन से, एंड 2-2 एग्रीगेट था एट द एंड, दैट्स व्हाई इट वेंट टू पेनल्टीज, एंड इस वजह से फ्रांस ने सबकत हासिल की ओवर क्रोएशिया एंड जगह बना ली है इन द सेमीफाइनल्स ऑफ द UEFA नेशंस लीग। जी उस्मान। जी बिल्कुल अल्तमश, ये काफ़ी जो सेकंड लेग का मैच था पेरिस में हो रहा था, और बहुत ही चेंजेस भी हमें देखने को मिली। एम्बापे थे, उस्मान डेम्बेले थे, ओलिस थे, तो आई थिंक बड़ा अच्छा आगाज़ हुआ फ्रांस का। बिल्कुल ही एक ऑपोजिट हमें जो है ना वो टीम का जो है वो नज़र आया, क्योंकि फ़र्स्ट लेग के अंदर फ्रांस जो है वो क्रोएशिया से हार गया था। तो यहाँ पे एक अच्छा आगाज़ था, और आगाज़ जो है वो जिसमें ओलिस का जो एक बड़ी बेहतरीन फ्री किक उन्होंने की, बड़ा अटैकिंग रखा हुआ था। डेम्बेले जो है राइट फ्लैंक से काफ़ी परेशानी का बायस बन रहे थे अगेंस्ट अ वेरी गुड क्रोएशियन टीम, जिसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया जैसे मैंने आपको बताया। और फिर उसके बाद एक एम्बापे की तरफ से भी गोल आता है। सो आई थिंक ओवरऑल ये जब मैच एक्स्ट्रा टाइम पे जाता है तो काफ़ी कंपेरेटिव हो गया। वहाँ पे भी एक्स्ट्रा टाइम के अंदर भी कुछ चांसेस मिले थे, फ्रांस के लिए मौका था। उस्मान डेम्बेले का बिल्कुल कीपर के साथ 1-on-1 एक पोजीशन पे वो फिनिश कर सकते थे, बट देन इट वेंट टू पेनल्टीज़, और वहाँ हमने देखा कि जो 5 पेनल्टीज़ होती हैं उसमें इवेंचुअली यही देखने को मिला कि दोनों टीम्स जो हैं वो 2-2 मिस करती हैं, और जिसमें बड़े अनलकी रहे जो क्रोएशियन गोलकीपर है। एम्बापे का बिल्कुल हाथ से लग के जो है वो अंदर गई थी, वो भी पेनल्टी रुक सकती थी। बट फिर जब सडन डेथ की पोजीशन आती है तो वहाँ क्रोएशिया जो है वो बिल्कुल ही जो मिस करते हैं, तो उसके बाद उपामिकानो को चांस मिलता है उसको वो करने का। और आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी कन्विंसिंग विक्ट्री, क्योंकि अगला जो मुकाबला है इनका स्पेन के साथ है, और हमें पता है स्पेन जो है दे आर विनिंग एवरीथिंग, और बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला रहा। और बिल्कुल जो बॉटलर्स थे नीदरलैंड, हमेशा ये टूर्नामेंट्स में जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस के बाद वो बाहर हो जाते हैं, लेकिन अब अगेंस्ट फ्रांस इट्स गोना बी वेरी कंपैरेटिव। और अब देखते हैं कि सेमीफाइनल जो जून में होगा। आई थिंक नेदरलैंड्स की आपने बात की, क्रोएशिया पिछले कुछ सालों से ये आगे तक आके वो फिनिश नहीं कर पा रहे। जी लतीफ कैसे देखते हैं? इवन एम्बापे पिछले 7 मैचेस में फ्रांस के लिए वो भी स्कोर नहीं कर पाए। हाउ डू यू सी दिस?
जी अल्तमश टू स्टार्ट विद क्रोएशिया, मतलब स्क्वाड में बुडीमीर वगैरह ऑफ टॉप खेल रहे थे, मिडफील्ड भी वही थी, पेरिसिच वापस आते हैं, मॉड्रिच एंड कोवाचिच एंड यू नो ऑल द फेमिलियर फेसेस वर देयर, बट 120 मिनट में दे हैड 0 शॉट्स ऑन टारगेट. दैट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग. आई वुड से 5 शॉट्स ओवरऑल थे. फ्रांस ऑन द अदर हैंड 8 शॉट्स ऑन टारगेट थे, 20 शॉट्स ओवरऑल थे. थरर डोमिनेशन थी फ्रांस की, एंड दे वुड बी अनहैप्पी विद देमसेल्व्स कि उन्होंने रेगुलेशन टाइम के अंदर ही मैच को किल ऑफ नहीं कर दिया. 2 गोल की उन्होंने सफकर थी. 80th मिनट के ऊपर गालिबन डेम्बेले ने स्कोर किया था टू पुश द गेम टू एक्स्ट्रा टाइम, जहां पे उन्होंने लेवल किया था. और पेनल्टीज में ऑब्वियसली इट वाज ऑल अबाउट माइक मेनियन. 2 सेव्स थे उनके. एक जो पेनल्टी थी वो क्रोएशिया ने बिल्कुल ही ऊपर मार दी थी. सो मतलब कुंडे की भी एक बड़ी फनी पेनल्टी थी, उन्होंने भी बिल्कुल ऊपर मार दी थी. इस किस्म की मतलब फ्रांस की तरफ से मतलब पेनल्टी शूट आउट का लेवल बहुत पुअर था दोनों टीम्स की जानिब से. लेकिन मेनियन का वो जो सेव थे, 2 सेव, उससे फ्रांस को विक्ट्री मिली डेफिनेटली. बिल्कुल सर. अब उनका मुकाबला होगा स्पेन से, जिन्होंने अगेन मैच खेला उससे नेदरलैंड्स, एंड एग्रीगेट पे ये मैच बराबर रहता है. उसके बाद जो है ओवरऑल पेनल्टीज पे जाके स्पेन भी ये मैच जीता है. लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स फॉर दिस मैच एंड देन डिस्कस इट फर्दर. Spain once again are through to the semi-finals of the UEFA Nations League. 5-4 की पेनल्टी स्कोर लाइन से ये जीतते हैं. ओवरऑल ये पहला मैच, सेकंड मैच होता है 3-3 के स्कोर लाइन से बराबर रहता है. एग्रीगेट 5-5 था एंड पेनल्टीज पे ये स्पेन मैच जीता है. वंस अगेन poor Ronald Koeman and Netherlands falling short just right at the end. जी उस्मान, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल. हॉलैंड की हम जब भी बात करते हैं तो बड़े टूर्नामेंट्स में आपको फाइनल भी याद होगा 2010 वाला भी. देखिए कंपेटिटिव टीम तो है हॉलैंड की. पहले जो फिक्सचर था फर्स्ट लेग का, उसमें 1-1 का स्कोर लाइन थी, यहाँ 2-2 थी. और एक अच्छा आगाज़ डेफिनेटली जो है निको विलियम्स और स्पेशली यमाल जो हैं लेफ़्ट और राइट से इन ट्रांजिशन जो वो गेम कर रहे थे, काफ़ी अटैकिंग उनकी प्रोग्रेस दिखाई. लेकिन हर दफ़ा ये देखा कि हॉलैंड बड़े स्ट्रांगली वापस आता है. और पहली पेनल्टी अवार्ड हुई मेम्फिस डिपे को, और फिर उसके बाद इयन मैटसन का क्या बेहतरीन गोल था. तो 2-2 की स्कोर लाइन होती है और उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में भी दोनों टीम्स को काफ़ी चांसेस मिलते हैं टू फिनिश द गेम. बट आई थिंक क्रेडिट गोज टू स्पेनिश टीम, जिन्होंने पेनल्टीज़ के अंदर बड़ी एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच देखा. और नाइस सीमन जो उनके गोलकीपर हैं, उनकी जो है 2 सेव्स बड़े इंपॉर्टेंट थे. इवन दो यमाल ने भी जो है एक पेनल्टी मिस कर दी थी पेनल्टी शूट आउट के अंदर. तो आई थिंक स्पेन नोज़ हाउ टू विन ट्रॉफीज़ टू बी ऑनेस्ट. और हमने देखा है कि हर इंटरनेशनल टूर्नामेंट में दे आर जस्ट लाइक एक यंग, अगर हम देखें डिफेंसिवली भी डीन हॉयसन जैसे प्लेयर, कुब्रासी, और क्या ज़बरदस्त उनकी एक क्रॉप आ रही है. पेड्री और लुइस हो गए, यमाल हो गए. बट ऑन दी अदर हैंड हॉलैंड ने काफ़ी अच्छा मुकाबला किया एंड आई थिंक दे आर द टीम टू वॉच फॉर द वर्ल्ड कप एज वेल. आई पर्सनली थिंक जिस तरह की उनकी एक अच्छा चल रहा है सिलसिला. बिल्कुल जी. लतीफ़ जी अल्तमश डिफेंडिंग चैंपियंस हैं स्पेन नेशंस लीग के. और इस गेम के अंदर भी जो यमाल की जो स्ट्राइक थी, लेफ्ट फुटेड वंडर शॉट था वो, प्लस हमने इयन मैटसन को देखा, उनका जो गोल आया था दैट रियली पुश द गेम टुवर्ड्स एक्स्ट्रा टाइम. हमने देखा शावी सिमंस वन अ पेनल्टी, यूनाई सिमंस ने उनको फाउल किया. उसके अलावा मेम्फिस आल्सो गॉट फाउल्ड एंड गॉट अ पेनल्टी. उसके अलावा हमने देखा ओयारज़ाबाल को मिली, मेम्फिस को एक उसने भी फाउल किया था, लिनॉर्मंड ने भी फाउल किया. तो मतलब रेगुलेशन टाइम में भी पेनल्टीज थी, एक्स्ट्रा टाइम के बाद भी पेनल्टीज देखने को मिली. उसके मतलब कोई ज़बरदस्त लेवल नहीं था. चौथी पेनल्टी जो शूट आउट में थी, दोनों टीम्स ने इनफैक्ट मिस की वो. और फिर आखिरी के अंदर मालिन का सेव होता है और फिर नेक्स्ट पेनल्टी जो पेड्री को मिलती है वो कन्वर्ट करते हैं और वहाँ से फिर 5-4 से शूट आउट खत्म होता है. ओवरऑल एंड टू एंड एक्साइटिंग स्टफ था. मतलब ओवरऑल देखा जाए तो अल्तमश a lot of mistakes were happening on the pitch. एक टायर्डनेस नजर आ रही थी. वो इंटेंसिटी, वो जो क्वालिटी होती है ना फुटबॉल की, वो इतनी एविडेंट नहीं थी. एंड टू एंड स्टफ एंटरटेनमेंट थी. पैक्ड स्टेडियम था, फैंस एंजॉय कर रहे थे. नेशंस लीग के सिर्फ अल्तमश एक ही फायदा है कि वो जो ब्रेनलेस फ्रेंडली जो हुआ करती थी इस मार्च वाले विंडो के अंदर, इट इज उससे बेहतर ये है कि थोड़ा कंपेटिटिव मैचेस देखने को मिल रहे हैं. बट दैट इज द ओनली एडवांटेज. अदरवाइज अगर प्लेयर्स को अगर आप पूछें तो भाई वो तो डेफिनेटली चाहेंगे कि इस पीरियड में वो रेस्ट करें. जब रेस्ट नहीं मिल सकता तो माइंडलेस फ्रेंडली से बेहतर ये है कि आप इस किस्म के फिर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर लें. मैं तो ये कहूँगा कि ना कोई माइंडलेस फ्रेंडली हो, ना ये टूर्नामेंट हो, प्लेयर्स को बेचारों को रेस्ट मिले. आई एग्री. क्योंकि अब जब ये सीजन खत्म होगा उसके फौरन बाद क्लब वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा. ट्रू. और फिर जून में जाके सेमीफाइनल भी है. Exactly. बिफोर द क्लब वर्ल्ड कप. Exactly. एक और इंटरनेशनल ब्रेक है. फिर जो क्लब्स हैं वो उनको
ब्रेनलेस टूर्स कराएंगे क्योंकि उनके लिए कमर्शियली वो बड़ा वाइबल होता है। अब सीजन शुरू हो जाएगा, फिर वर्ल्ड कप का साल शुरू हो देख जाएगा। लिए रॉड्री कितना बेहतरीन प्लेयर है, उसका क्या हाल हुआ है तो मैचेस नंबर ऑफ लॉन्ग टर्म इंजरीज इसीलिए तो बढ़ती जा रही हैं अल्तमश की, मतलब आप मॉनिटरी और कमर्शियल एलिमेंट को इतना ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि बेचारे प्लेयर्स फिर कितना अपनी बॉडी को ऑन द लाइन लगाएंगे। बिल्कुल सही बात है। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड वर्सेस अल्बानिया एंड द मेन टॉकिंग पॉइंट besides the scoreline of this match was the fact that Thomas Tuchel का ये पहला मैच था with the English side. Is the third foreigner to become a coach of the English team after Eriksen and उनके साथ Fabio Capello. So ये तीसरे non English जन हैं जिन्होंने इस टीम का संभाला है as a coach. नजर डालते हैं इस मैच के हाइलाइट्स के ऊपर, इंग्लैंड वर्सेस अल्बानिया, और फिर इसे डिस्कस करते हैं। As was Kelly and Harry Kane once again on the score sheet for England, and that's how England beat Albania 2-0. And जैसे मैंने पहले कहा कि टूकल की पहले मैच था with the English outfit. जी उस्मान, कैसे देखते हैं इस मैच को? याद रहे कि इंग्लैंड जो है वो सेकंड ईयर में खेल रहा है इस कंपटीशन के, एंड यस क्या कहेंगे? नहीं, ये बेसिकली जो है वो ग्रुप 2 में खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप क्वालिफाई। हाँ, वर्ल्ड कप क्वालिफाई जो है वो है बिल्कुल। देखिए, हमें ये तो पता है थॉमस टूकल ही इज़ फेमस फॉर कप कंपटीशन, और उनकी हमने देखा, हमने चेल्सी बहुत स्ट्रगल करी थी, उनको भी चैंपियंस लीग जिता दी थी। और एक प्लेइंग स्टाइल पहले मैच में तो नहीं आपको इतना होता है, क्योंकि इन ट्रांजिशन जो लिंक अप प्ले मैं देख रहा था, थोड़ी बहुत जो है ना वो बॉल लूज़ कर रहे थे इंग्लिश प्लेयर, बट एक अच्छा आगाज़ है, डिफेंसिवली बहुत ऑर्गेनाइज लगा, इवन तो काफ़ी एजिंग डिफेंस खिलाया हुआ था। बर्न जो कि अभी भी कैराबो कप जीत के आए हैं, वॉकर, बिल्कुल वॉकर राइट हैंड साइड पे, मैं समझा शायद लिवरमेंटो को चांस मिलता, बट ठीक है, काफ़ी ऑर्गेनाइज लगे, और एरियल थ्रेट ज़रूर थी ख़ास तौर पे बर्न की वजह से, बट लुइस कैली वाज द स्टार ऑफ द शो। लेकिन बेलिंगम उससे पहले जितना वो एक बेहतरीन सब लाइन से वो पास निकालते हैं और कैली उसको फिनिश करते हैं, पहला गोल वो होता है। और फिर हमने देखा दूसरा गोल केन ने जिस तरह से बॉल को होल्ड किया और फिर उसके बाद उसको फिनिश किया, दैट वाज फिनोमिनल एज वेल। बट वी आर येट टू सी एक एक्सप्लोसिवनेस जो है, डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम एक मोमेंटम क्रिएट होगा, टीम जेलिन और फर्दर करेगी, और वो जो एक फिलॉसफी है उसके अंदर जितना वो होगा, एक अच्छी वाइब ज़रूर आ रही है, बिकॉज अल्बानिया का एक शॉट भी टारगेट पे नहीं था और 6 शॉट्स इंग्लैंड के टारगेट पे थे। तो इट वाज अ गुड, आई वुड से कि एक बिगनिंग है, और ग्रुप भी खासा आसान है, लैटविया, सर्बिया और इस तरह की टीम्स हैं जो कि मैं समझता हूँ ईजिली इंग्लैंड जो है वो अपने आप को इससे यहाँ से निकालेगा। बट आई थिंक गुड कॉन्फिडेंट परफॉर्मेंसेस, बट आगे जाके किसी बड़ी टीम से जब मुकाबला होगा इंग्लैंड का, तो वहाँ पे क्या रिजल्ट्स होते हैं और किस तरह से इंप्रूवमेंट्स आती हैं, इट इज़ येट टू बी सीन। क्योंकि इनको सिर्फ 18 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है विद वन एम कि भाई फाइनली अब इट हैज़ टू कम होम। जी लतीफ़, वो देखते हैं होता है कि नहीं होता। लेकिन अच्छा, डेक्लन राइस ने मेरे ख्याल से बात की थी कि मॉर्गन रॉजर्स जो है उन्होंने बोला था मैच से पहले कि जो नए कोच है उनका ऑरा से बड़ा इंस्पायर है ड्रेसिंग रूम, और ऑरा की उन्होंने अभी से बातें करना शुरू कर दी है, बिकॉज थॉमस टूकल हैज़ दैट पर्सनैलिटी, हैज़ दैट ट्रैक रिकॉर्ड, यू नो ही इज़ अ फैंटास्टिक कप मैनेजर। चेल्सी के लिए आप देखें इतने कम टाइम के अंदर टीम को टर्न अराउंड करके चैंपियन लीग जिता दी थी पहले सीजन के अंदर ही स्ट्रगल कर रही थी चेल्सी, स्ट्रगल कर रही थी पोजीशन, और आप तभी भी उनसे खुश नहीं थे? नहीं, मैं तो उनसे बहुत खुश हूँ। अगले सीजन 2 देखें, कप कंपटीशन के फाइनल्स में पहुंचा दिया था, तो आपको उनकी याद आई जाने के बाद? देखिए वो एक अलग दौर था अब्रामोविच का, अब बिल्कुल अलग दुनिया हो चुकी है नए ओनर्स के साथ चेल्सी में। पर हाल तो इस मैच के अंदर भी अल्टीमेटली एक जो इंटेंसिटी थी ना, एक जो मैं एक जिसे कहते हैं जो हाई प्रेस नजर आई हमें, जो एक एनर्जी नजर आई, ये एक टूर्नामेंट के अंदर रेप्लिकेट करना थोड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द सीजन एनर्जी भी थोड़ी कम होती है, इतना ज़्यादा प्रेस नहीं कर पाएंगे। इस मैच के अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब राइस ने और बेलिंगम का जो कॉम्बिनेशन था बहुत ज़बरदस्त था, और वो जो 360 टर्न था बेलिंगम का जिसकी वजह से उन्होंने असिस्ट दिया था माइल्स कैली को, तो दैट वाज आल्सो फैंटास्टिक मोमेंट। उनकी ग्रैंड मदर भी आई हुई थी, डेब्यू पे वो गोल स्कोर करते हैं, बिकम्स द यंगेस्ट इंग्लिशमैन, so that was also you know a very nice moment. Obviously केन का जो गोल था वो शिमी थी, और कॉर्नर के अंदर जो उन्होंने ब्यूटीफुल कर्ल की थी बॉल, लवली टू सी। अल्बानिया और इंग्लैंड का अल्टीमेट ये है कि 7 मैचेस खेले हैं, 7 में से 7 इंग्लैंड जीता है, सिर्फ 1 गोल कंसीड किया इंग्लैंड ने अल्बानिया के खिलाफ, तो ये तो इजी मैच है, जीतना ही था इंग्लैंड ने। इससे ज़्यादा हम इतना जज
जज नहीं कर सकते टॉमस टुकल को, लेकिन मैं समझता हूं कि गोइंग फॉरवर्ड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि अभी आगे किस तरीके से करते हैं, स्पेशली हेंडरसन को दोबारा वापस लाएं, और कहा गया है कि ही इज गोना बी द ग्लू व्हिच होल्ड्स द टीम टुगेदर, और मतलब उनकी लीडरशिप और दूसरी सॉफ्ट स्किल्स के लिए उनको बेसिकली लाया गया है बजाय उनकी फुटबॉलिंग स्किल्स के लिए। तो ये भी एक एक्साइटिंग चैप्टर है, कैमियो भी मिला है। काफी कॉन्ट्रास्ट टू आपके गैरेथ साउथगेट, जी। बहुत ज्यादा हम डिफरेंस हमें नजर आ रहा है पूरे सेटअप को लेके एकदम से। चलें देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। ये कंपैरिजन तो चलता ही रहेगा इस चीज़ को इन दोनों मैनेजर्स के बीच में, क्योंकि गैरेथ साउथगेट भी एक अच्छे पोजीशन पे जाके इन्होंने इंग्लैंड को छोड़ा था। 2018 का वो फाइनल खेलते हैं, यूरोस का वो फाइनल खेलते हैं। तो लेट्स सी कि अब टुकल क्या कर सकते हैं इस टीम के साथ, क्योंकि ये जो कह रहे हैं वंस अगेन जनरेशनल प्लेयर्स जो हैं, शायद इनका अब ये जो 26 का वर्ल्ड कप होगा ये काफ़ी प्लेयर्स का ये आखिरी जो है बड़ा टूर्नामेंट होगा। मूविंग फॉरवर्ड अब कुछ और बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप क्वालिफाइज की, बट वील क्रॉस कॉन्टिनेंट्स, मूव ओवर टू साउथ अमेरिका, कॉन्मेबॉल, एंड वील डिस्कस द मैच बिटवीन यूरुग्वाई एंड अर्जेंटीना। याद रहे कि अर्जेंटीना के पास ना मेसी थे ना लाउतारो मार्टिनेज थे, और एक उनको रेड कार्ड भी मिलता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मैच, एंड उसके बावजूद वो 1-0 से प्लेइंग अवे इन यूरुग्वाई वो ये मैच जीते हैं और अपनी पहली पोजीशन जो क्वालिफाइंग टेबल है उस पर बरकरार रखते हैं, एंड यूरुग्वाई इज एट नंबर 4। लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स एंड देन डिस्कस दिस मैच। 1-0 से ये मैच ख़त्म होता है इन फेवर ऑफ अर्जेंटीना, और इस मैच की आप इंटेंसिटी का इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दोनों अटैकिंग टीम्स का जो XG था, यूरुग्वाई जस्ट 0.17 एंड अर्जेंटीना का 0.71। एंड याद रही दोनों टीमें अटैकिंग टीम्स हैं, स्पेशली जो मार्सेलो बिएल्सा की टीम्स होती हैं। लग रहा था कि एटलीस्ट शुरू में दोनों टीमें जो हैं अपना को बचाने की कोशिश कर रही हैं, प्लेयर्स इंजर्ड ना हो, कार्ड्स ना मिले, एंड सेकंड हाफ स्टिल डिड गेट अ बिट मोर एक्साइटिंग, जिसमें गोल भी आ जाता है और अर्जेंटीना ये मैच अपना जीतता है। लेकिन जो यूरुग्वाई के जो कोच हैं मार्सेलो बिएल्सा couldn't get the better of his own nation, his own team, his own country, Argentina, and Uruguay को वो he fails to get them over the line versus Argentina playing at home. जी Latif, sorry, Usman. जी आई थिंक अर्जेंटीना ओवरऑल हमने देखा ही है, इवन दो मेसी और मार्टिनेज नॉट पार्ट ऑफ द टीम, उसके बावजूद भी जो अटैकिंग उनकी जो ख़ास तौर पर थियागो अल्माडा जो लियोन से खेलते हैं, क्या बेहतरीन उनका गोल है। तो बहुत ज़्यादा जो यंग टैलेंट है वो उभर के टीम में तो आ ही रहा है, और वही एक गोल है इन दोनों टीमों को सेपरेट कर रहा है। इतना कुछ हमें देखने को मिला। अनफॉर्चुनेटली डार्विन नूनेस भी सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, बिकॉज आई थिंक उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हुआ है इन टर्म्स ऑफ जो उनकी लास्ट परफॉर्मेंसेस थी, उसकी वजह से भी। इवन दो यूरुग्वाई की जो मिडफील्ड है सपोज टू बी आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड अगर है, वेलवार्डे और बेंटनकॉर अगर हम इनको देखें टीम के अंदर, बट डेफिनेटली जो यूरुग्वाई मिस कर रहा है ना वो अपनी ऑफेंसिव, क्योंकि सुआरेज ने भी रिटायरमेंट ले ली है, अब नूनेस पे ज़्यादातर जो है निसार हुआ हुआ है और डक्रूज हो गए, तो एक तो बैकअप नहीं है, बेंच स्ट्रेंथ भी नहीं है। इवन दो मार्सेलो बिएल्सा के हम जो भी मैनेजरियल स्किल्स है, फिलॉसफी नज़र ज़रूर आती है। आप देखें कि इतना हाई स्कोरिंग डिफेंसिवली भी काफ़ी ऑर्गेनाइज रही है, बट अर्जेंटीना बीइंग द बेस्ट टीम, एंड आई थिंक ये दोनों टीम्स ही हैं जिनको मैं वर्ल्ड कप के लिए देख रहा हूँ, स्पेन और अर्जेंटीना, जो कि मुझे लगता है कि दे आर स्ट्रॉन्ग फेवरेट्स टू एक्चुअली विन द ट्रॉफी। वेरी नाइस, गुड स्टफ। जी लतीफ, काफ़ी फर्स्ट टीम प्लेयर्स नहीं थे, लोटारो मार्टिनेज, मेसी, डिबाला, प्लस रॉड्री डिपॉल मिडफील्ड में नहीं थे, प्लस लिसांड्रो मार्टिनेज भी नहीं थे डिफेंस के अंदर। उसके बावजूद भी कोई इतना डिफरेंस नज़र नहीं आया, मतलब हाँ इंजर्ड थे बिल्कुल, ऑफ कोर्स इंजर्ड हैं। उसके मतलब फ्रंट पे आप देखें अल्वारेज खेल रहा था, उसके साथ आपका ये अल्माडा था, राइट साइड पे आपको हमें जूलियानी सिमियोनी नजर आए, और इवन देन मतलब वो जो कर्लर आता है अल्माडा का बड़ा एक शानदार स्ट्राइक थी। अब अर्जेंटीना जस्ट नीड्स 1 point टू सिक्योर डायरेक्ट क्वालिफिकेशन फॉर द वर्ल्ड कप, और वो 1 point तो मैं समझता हूँ अगले मैच में ही आ सकता है। अगला मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होगा अगेंस्ट ब्राजील है। ब्राजील के भी काफी प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, एलिसन नहीं है, ब्रूनो गिमेरेज नहीं है, विनीशियस भी नहीं है शायद, विनीशियस भी शायद नहीं है, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट विनीशियस, बट ब्राजील अभी जो लेटली जो मैच हुआ है नहीं अभी जो अगला होगा अर्जेंटीना वर्सेस ब्राजील जो होने वाला है अगला मैच, दैट इज आल्सो गोना बी एक्साइटिंग, बट मतलब अर्जेंटीना जस्ट गॉट द विक्ट्री, एंड विदाउट बी टीम के साथ काफी फर्स्ट टीम प्लेयर्स ना होने के बावजूद भी स्कलोनी जस्ट गॉट द जॉब डन, एंड बहुत इजी है इस दफा का क्वालिफायर साउथ अमेरिका का डेफिनेटली। और उनके और नंबर 2 पे इस वक्त आई थिंक इक्वाडोर है, और काफी पॉइंट्स का गैप है बिटवीन देम, एंड फिर 2 3 4 5 उनके बाद सिर्फ एक पॉइंट का फर्क रह गया है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में अगले वर्ल्ड कप में ज़्यादा बर्थ्स होंगी, तो 6 टॉप टीमें जो है क्वालिफाई करेंगी, और फिर उनको हाफ बर्थ और मिलेगा
आई थिंक ओशियाना के साथ जो बिल्कुल, वो 7th वाली टीम भी क्वालिफाई कर सकती है अपना प्लेऑफ जीतने के बाद, तो रह कौन जाएगा सिर्फ आखिरी की 3 टीम्स, क्योंकि होती 10 टीमें कॉर्नर बॉल के अंदर। बिल्कुल सही है। चलें जी, एज वी कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम वी हैव टू गिव ट्रिब्यूट टू विंटेज पिर्लो, जो उनकी बेहतरीन फ्री किक्स होती थी। ये एक वेटरन्स का मैच था, लेजेंड्स का मैच था रादर, एसी मिलान के लेजेंड्स वर्सेस स्पर्स के लेजेंड्स, और स्पर्स के लेजेंड्स ने अपने होम पे खूब कहते हैं ना धुलाई की एसी मिलान की, लेकिन जो आखिर एक गोल आता है पिर्लो की जानिब से, हमें उन बेहतरीन दिनों की याद आ गई 2000 में जब वो एसी मिलान से खेला करते थे, एंड देन उसके बाद विद यूवेंटस एज वेल। तो इस गोल को देखते हैं और एंजॉय करते हैं। विंटेज पिर्लो और 2000s की याद आ गई, उस एसी मिलान टीम की याद आ गई, एंड ऑफ कोर्स द इटालियन टीम एज वेल। एंड जिस तरह से जो फुटबॉल फैंस हमें इस वक्त देख रहे हैं, हाईली रिकमेंड कि अगर आपके पास टाइम हो तो जो पिर्लो की ऑटोबायोग्राफी है वो ज़रूर पढ़िए, एंड यूल फाइंड आउट कि कितने बड़े प्रैंक्स्टर थे और किससे बड़े बड़े प्रैंक्स उन्होंने खेले अपने प्लेयर्स के साथ, स्पेशली द इटालियन टीम, स्पेशली गतूसो एज वेल। जी उस्मान, कोई कमेंट एंड वी आर रैपिंग अप द शो, क्या कहेंगे? इस पे यही कह सकता हूँ कि भले एज हो गई है लेकिन क्लास इज़ ऑलवेज परमानेंट। क्या मेस्ट्रो प्लेयर थे। ये जो फ्रेंडलीज हो रहे हैं लिवरपूल और चेल्सी का भी हुआ, जिसमें जेरार्ड लेजेंड्स का, बिल्कुल जेरार्ड को भी हमने देखा। पीटर क्राउच ने 2 गोल स्कोर किए, तो उनकी वो रॉबर्ट वाली जो सेलिब्रेशन है वो भी देखने को मिली। तो लेकिन अब ये 10 साल पहले ये खेला करते थे ज़्यादातर जो प्लेयर्स हैं, लेकिन आज भी मैं देखता हूँ जो फुटबॉल का एक लेवल है, जो क्वालिटी इवन जो लेजेंड्स की तरफ से, वो कभी कभार अभी भी इट लुक्स सो गुड टू द आई। और आई थिंक यहाँ पे टॉटनम जो है वो बीइंग टॉटनम बड़े मार्जिन से हारा है। नहीं जीता है, 6-2 से जीता है। अच्छा सॉरी, मैं बस रिवर्स वो मैं जो स्कोर लाइन आप पिर्लो के नशे में आप देखते रह गए उनका। जी लतीफ जी अल्तमिश, कुछ ही दिन रह गए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये 22 अभी ओसासुना वर्सेस बार्सिलोना का मैच इस थर्सडे को होने वाला है, जहां पे साउथ अमेरिकन प्लेयर जो बार्सिलोना की टीम का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसके अंदर रफीनिया शामिल हो गया, अरूहो शामिल हो गया, वो नहीं होंगे टीम के साथ। और किस तरीके से वो इतने शॉर्ट टर्न अराउंड पीरियड के अंदर इतना जुल्म है, जहां इतनी क्लोज ला लीगा की टाइटल रेस है और बार्सिलोना और सुना को ये मैच खेलना पड़ेगा इस जुमेरात को। और अभी टाइड ऑन पॉइंट्स हैं नंबर 1 के ऊपर बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड विद अ गेम इन हैंड। अब ये गेम इन हैंड भी हो जाएगी। मुझे नहीं नजर आ रहा कि इतनी थकावट के बाद कैसे ये लोग खेलेंगे और कैसे कम्पीट करेंगे, हाउ विल दे गेट अ विक्ट्री, बट इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर देम। चलें इंशाल्लाह हमारे फ्राइडे वाले शो में ये वाला मैच कवर करेंगे जो लतीफ ने मेंशन किया बिटवीन ओसासुना एंड बार्सिलोना। बिल्कुल ये सही बात कह रहे हैं, सिर्फ पॉइंट्स डिफरेंट के बिना पे डिफरेंस इस वक्त बारसा और रियल मैड्रिड का है, बिकॉज बारसा हैव अ गेम इन हैंड एंड दिस विल बी द गेम इन हैंड जो पूरी उनकी हो जाएगी। साथ साथ विल बी डिस्कसिंग द मैच वर्सेस पाकिस्तान एंड सीरिया जो कल होने वाला है इन सऊदी अरेबिया। लेट्स विश द पाकिस्तान टीम द वेरी बेस्ट ऑफ लक, कि वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दें। टू एक्सपेक्ट एनीथिंग मोर इज बिल्कुल वो कहते हैं ना जुल्म है उन प्लेयर्स के साथ जिनको कुछ नहीं मिलता है रिटर्न, फिर भी वो इतनी मेहनत करते हैं और यहाँ तक इस लेवल तक आके परफॉर्म करते हैं पाकिस्तान के लिए। सो विशिंग देम द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द बेस्ट ऑफ परफॉर्मेंस। टिल देन अपना बड़ा ख्याल रखें, टेक केयर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।